Hello viewers, welcome back to my class. This is Ravi Verma and today we are going to discuss a very interesting topic. जी हाँ, क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 13 फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसके प्रीवियस पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कुछ इंडेक्स पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए 13.4 ये कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट की, जो कि गवर्नमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे लेजिस्लेचर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के बारे में डिस्कशन हम इसके पिछले वाले पार्ट में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर लोकसभा की बात नहीं होगी। हम लोग जा रहे हैं अब राज्यसभा के ऊपर। ठीक है, राज्यसभा यानी कि दी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके सब हेडिंग भी मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए हैं। इसके मेंबर कितने होते हैं, उन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है, इलेक्शन इनके मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है उसका प्रोसीजर कैसा रहता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बात होगी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो पावर होती है, ठीक है, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटे से रिवीजन से। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस होती है, जिसे ऑर्गन भी कहा जाता है, इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है, कितनी होती है। ऑब्वियसली तीन ब्रांचेस होती है इसकी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब कि उसे एनेक्ट करवाता है, उसे पास करवाता है, और जुडिशरी सेफ गार्डिंग के काम करता है, लॉ के सेफ गार्डिंग और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करता है। इसमें से हम सबसे पहले लेजिस्लेचर के बारे में देख रहे थे। अब लेजिस्लेचर कौन होता है हमारे देश में, सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था कौन सी होती है, पार्लियामेंट, दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। इन दोनों की जो इंग्लिश नेम है वो भी मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ और नाम भी है। लोकसभा को लोअर चैम्बर और लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह से राज्यसभा को अपर हाउस और अपर चैम्बर भी कहा जाता है। लोकसभा की तो हम बात कर चुके हैं, इसलिए लोकसभा के बारे में कोई बातें अब नहीं होगी। हम जाएंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी राज्यसभा कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। इसे सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस कौन सा हुआ, लोकसभा, और सेकेंड हाउस कौन सा हुआ, राज्यसभा। इसके अलावा इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। देखिए जो नेम मैंने यहाँ मेंशन किए थे वही आपके 2 पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लोड लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ परमानेंट हाउस। देखिए राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को इसको टेन्योर के पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ परमानेंट हाउस। तो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू फर्दर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबरशिप। अगर हम इसकी सदस्यता की बात करें, इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, अभी फ़िलहाल में कितने मेंबर इसमें है, चलिए शुरू करते हैं। नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, इसमें 250 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। बट एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं यहाँ पर, 245 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इस 245 और 250 को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। देखिए नॉट मोर देन 238 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब इसके नीचे एक डेटा और देखते हैं, 233 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब ये है क्या, देखिए अगर वाकई में 250 मेंबर्स होते तो उसमें से 238 मेंबर उस वक्त स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बट फिलहाल कंडीशन कुछ और है, फिलहाल मेंबर्स कितने हैं, 245। तो प्रेजेंट में 233 मेंबर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब बाकी बचे जो 12 मेंबर हैं, तो उन्हें हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट सारे वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और ये जो 12 मेंबर होते हैं ना, ये अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कि एमपी से काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए कितने मेंबर्स होते हैं, 11 मेंबर्स होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बाकी स्टेट से कितने कितने मेंबर होंगे राज्यसभा के लिए, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है जिससे क्या राज्यसभा के सदस्य वो बन सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं।
सेम एज आर फॉर द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के मेंबर की जो योग्यताएं होती है वही योग्यता राज्यसभा के मेंबर्स के लिए होती है, बट कुछ तो चेंजेस होगा। चलिए देखते हैं वो चेंज कहाँ पर आएगा। सबसे पहले हम लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, उसकी जो एज है वो 25 या उससे ज़्यादा हो, अगर इससे कम होगी तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। इसके अलावा शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में वो किसी ऐसी पोस्ट पर ना हो, ठीक है, प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर, जहाँ पर वो कोई लाभ वाला पद लेता हो, ठीक है, कि यहाँ से भी प्रॉफिट ले रहा है वहाँ से भी प्रॉफिट ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, ठीक है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उस पर्टिकुलर पर्सन को पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। अगर ऐसा कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा he has not been declared disqualified to contest election by any law of पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट के किसी भी लॉ के द्वारा उसको आने वाले इलेक्शन में डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन किसकी है? लोकसभा के मेंबर की है। अब देखते हैं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए इसमें से किन क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी और किसकी नहीं। तो केवल आपको दो जगह चेंजेस करना है। सबसे पहले तो आपको लोकसभा की जगह क्या लिखना है? राज्यसभा। इसके अलावा जो एज वाला फैक्टर है 25 की जगह आपको कर देना है 30। अगर ये दो चेंजेस आप कर देते हैं तो ये पूरी क्वालिफिकेशन किसकी बन जाएगी? राज्यसभा के मेंबर्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स। अब ये जो मेंबर्स होते हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको इनके इलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, ये इलेक्ट कैसे होंगे, तो वो समझते हैं। देखिए, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, राज्यों की जो विधानसभाएं होती है, ठीक है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इन्हें इलेक्ट करते हैं। किनको? राज्यसभा के मेंबर्स को। अब उनके इलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? तो वो वहाँ पे सिस्टम फॉलो करते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसे कहा जाता है। ये जो सिस्टम होता है, ठीक है, आपकी बुक में इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, पर इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसे आप बहुत जल्दी देखेंगे। तो ये एक सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इन्हें इलेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है। देखिए, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा की तरह राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। इसके अलावा इसके सदस्यों का जो टेन्योर होता है वो कितने सालों का होता है? 6 सालों का होता है। इसके अलावा आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद में इसके 1/3 यानी कि 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर वो सदस्य रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह पर नए सदस्य क्या होंगे? इलेक्ट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं पार्लियामेंट के ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में तो दो हाउस आ जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर हम राज्यसभा के ऑफिसर्स की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के ऑफिसर्स की बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो राज्यसभा के जो ऑफिसर्स होते हैं कौन होते हैं? एक तो चेयरमैन होता है, दूसरा डिप्यूटी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये चेयरमैन जो है ये होता कौन है? तो हमारे देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि चेयरमैन कहलाता है। अब वाइस चेयरमैन में कौन आता है? तो द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि यहाँ जितने भी मेंबर बैठेंगे, जो 245 मेंबर्स हैं, वो अपने में से किसी एक को वाइस चेयरमैन बना देते हैं, ठीक है। तो दोनों सीटें हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन की। याद रखिएगा, हिंदी में इन्हें सभापति और उपसभापति कहा जाता है। इसके अलावा वाइस चेयरमैन का ऑफिस का जो ड्यूरेशन होता है वो भी 6 ईयर का होता है। अब देखते हैं चेयरमैन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहला है टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की जो मीटिंग होती है उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना। कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि राज्यसभा में जितने भी मैटर्स आते हैं, जो भी सब्जेक्ट पर वो डिस्कशन होता है, ठीक है, उसको सही तरीके से आगे बढ़ाना, यानी कि सभा की सारी कार्यवाही जो होती है डिसिप्लिनरी वे में आगे बढ़े, ठीक है।
अब देखते हैं पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा की क्या क्या पावर्स होती है। आपको यहाँ पे 3 पावर्स दिखाई दे रही होगी, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो इसका मतलब तो ये होता है कि लेजिस्लेचर मतलब कि जो कानून बनाने का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा भी कहीं ना कहीं कानून बना सकती है। चलिए देखते हैं। एन्जॉय द पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन, देखिए हाउस ऑफ द पीपल की तरह यानी कि लोकसभा की तरह काउंसिल ऑफ स्टेट के पास में भी ये पावर होती है कि वो लॉ मेकिंग कर सके। एनी बिल कैन बी इनिशिएटेड आइदर ऑफ द हाउसेस, देखिए किसी भी हाउस में अगर किसी बिल को इनिशिएट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, तो उसे तब तक लॉ नहीं बनाया जा सकता, एक्ट नहीं बनाया जा सकता जब तक कि दोनों हाउस उसे पास ना कर दें। जब दोनों हाउस की मंजूरी मिल जाती है, पास कर देते हैं, तब वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन वाले पावर्स को एंजॉय तो कर रहा है, लेकिन वो जिस बिल को पास कर रहा है वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक कि दूसरा हाउस भी उस पर हामी ना भर दे। क्लियर। अब अगली बात करते हैं हम फाइनेंशियल पावर्स की। देखिए कोई भी मनी बिल होता है या फाइनेंस बिल होता है वो केवल हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल मामले में राज्यसभा की जो पावर होती है बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, ना के बराबर होती है, वो उस मैटर में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर नेग्लिजिबल, ठीक है, ना के बराबर होती है। बट एक चीज़ यहाँ पर एक ज़रूर होती है, जैसे कि हाउस ऑफ द पीपल में अगर फाइनेंशियल बिल को इनिशिएट किया गया है और हाउस ऑफ द पीपल ने उसको पास कर भी दिया है, तो यहाँ से फिर वो बिल किसके पास भेजेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि लोकसभा राज्यसभा को भेज रही है। अब राज्यसभा को क्यों भेजा उन्होंने, कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, कुछ विचार विमर्श उस पर करना हो तो उसके लिए वो सेंड करता है वहाँ पर। अब राज्यसभा को विद इन 14 डेज उसे पास करके देना होगा, ठीक है। अगर कुछ उन्होंने सजेशन दिया भी है राज्यसभा ने तो भी उसको इतना कहते हैं ना प्रायर नहीं माना जाता है, ठीक है, वो भी नेग्लिजिबल रहता है एक तरीके से। यानी कि लोकसभा ने जिस तरीके से उसे पास किया है वो उसी मैनर में उसे पास माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स, तो बिल्कुल अगर पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स जो होते हैं, ठीक है, उन पर क्वेश्चनिंग की जाती है, ठीक है, राज्यसभा में उन पर क्वेश्चनिंग की जाती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से। तो जब पब्लिक इंटरेस्ट के जो मैटर होते हैं उस पर क्वेश्चनिंग होती है तो सीधी सी बात है मिनिस्टर अपना काम सही से करेंगे। अब यहाँ पे ये साबित हो जाता है जब वो अपना काम सही से कर रहे हैं तो उस पर दबाव कौन बना रहा है, ये क्वेश्चनिंग। अगर आपकी क्वेश्चनिंग नहीं होगी तो इन पर दबाव नहीं बनेगा और सही से काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव्स पर सही से कंट्रोल हो रहा है। तो ये पावर्स हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। इसकी कुछ और पावर्स यहाँ पे दे रखी है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट आपसे कहता है यहाँ पर कि लोकसभा के मेंबर की तरह काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर के पास में भी ये राइट होता है कि वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको साइड में रख दिया जाएगा, इनको भी पार्टिसिपेट करने का राइट है। पॉइंट नंबर 5, इनके पास में ये पावर भी होता है कि अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस पर मोशन ऑफ इम्पीचमेंट चलाया जा रहा है, महाभियोग उनके ऊपर चलाया जा रहा है, तो इनके पास में पावर है कि वो उस पर डिस्कशन कर सकें। पॉइंट नंबर 6, इमरजेंसी के मामले में, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी के मामले में काउंसिल ऑफ स्टेट से कंफर्मेशन चाहता है कितने महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ, ठीक है, तो राज्यसभा के पास में ये पावर है कि 1 महीने के अंदर वो अपना कंफर्मेशन देती है इमरजेंसी के मामले में। इसके अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट के पास में 2 ऐसी पावर्स होती है जो कि लोकसभा के पास में नहीं होती है। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी 2 पावर्स हैं। सबसे पहला, द काउंसिल कैन डिक्लेयर अ सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। काउंसिल स्टेट लिस्ट में से किसी ऐसे सब्जेक्ट को क्या डिक्लेयर कर सकती है, अगर उसे लगता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस वाला है, ठीक है, राष्ट्रीय हित का ये सब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में पार्लियामेंट को ये सब्जेक्ट दे सकती है कि आप इस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नेशनल इंपॉर्टेंस वाली बात आ जाती है तो फिर ये पावर किसके पास चली जाएगी, पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर किसने करा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने डिक्लेयर करा है, तो ये पावर हो गई इसकी। इसके अलावा पॉइंट नंबर बी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट में रिजोल्यूशन पास कर सकती है, मैं पास द रिजोल्यूशन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है।
सच रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय, देखिए ये जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है यहाँ पे फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस रेजोल्यूशन को, इस प्रस्ताव को पास करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो कितनी कितनी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। अगर इतनी वोटिंग उन्हें मिल जाती है तो वो रेजोल्यूशन सक्सेस है। इसके अलावा यहाँ पर देखा गया है कि अगर प्रिंसिपली तौर पर देखा जाए, सैद्धांतिक रूप से यहाँ पे देखा जाए तो बोथ हाउसेस, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों के पास में इक्वल पावर्स होती है। बट अगर प्रैक्टिस में, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो हाउस ऑफ द पीपल के पास में ज़्यादा पावर्स होती है। कैसे? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल के लिए। उन्हें जवाब देना पड़ता है कि ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, उन्होंने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा द हाउस ऑफ पीपल इज़ पावरफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस बिल। देखिए फाइनेंस बिल जो होता है वो केवल हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा की पावर तो उसके लिए नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये कारण भी है जिससे लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हो जाती है राज्यसभा से। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि प्रोसीजर ऑफ पासिंग बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, ठीक है। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। सो गाइज़, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, शेयरेबल लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइज़।